दोस्तों यह हेमिकार्डेटा का लेक्चर नंबर 3 है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे बैलनोग्लासस। इसमें हम लोग देखेंगे बैलनोग्लासस की क्या विशेषता है, इसके जो दो नाम और हैं, एकॉर्न वर्म और टांग वर्म, यह नाम इसके क्यों है। बाकी हम इसमें देखेंगे इसका सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है, हैबिट एंड हैबिटेट यानी कि इसका वास स्थान और स्वभाव क्या है, बाकी इसकी मार्फोलॉजी के अंदर इसका शेप, साइज एंड कलरेशन क्या है। फिगर के माध्यम से हम पूरा इसके बारे में डिटेल में समझेंगे और एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बैलनोग्लासस। तो दोस्तों बैलनोग्लासस हेमिकार्डेटा का एक मुख्य सदस्य है जिसके दो नाम और हैं, एकॉर्न वर्म और टांग वर्म। तो क्यों इसे एकॉर्न वर्म और टांग वर्म कहते हैं ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो बैलनोग्लासस है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बैलनोज और ग्लासस। बैलनोज मीन्स होता है एकॉर्न। अब आप सोच रहे होंगे कि एकॉर्न क्या है, तो ओक वृक्ष का फल है, ओक वृक्ष का फल है जिसको क्या कहते हैं, एकॉर्न कहते हैं। एकॉर्न, ओक वृक्ष के फल को क्या कहते हैं, एकॉर्न कहते हैं। अब एकॉर्न कैसा होता है, तो इस तरह का एकॉर्न होता है, यह ओक वृक्ष का फल है और इस तरह का होता है, इसको एकॉर्न बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जिस तरह से एकॉर्न दिख रहा है यानी कि ओक वृक्ष का फल दिख रहा है, उसी तरह से बैलनोग्लासस का ये प्रोबोसिस भी दिख रहा है। तो इसी तरह का दिखने की वजह से यानी एकॉर्न की तरह से दिखने की वजह से बैलनोग्लासस को एकॉर्न वर्म भी कहते हैं। अब बात आती है कि आखिर इसे टंग वर्म क्यों कहते हैं। तो जो दूसरा शब्द ग्लॉसस है, ग्लॉसस मीन्स होता है टंग, टंग मीन्स क्या होता है, जीव। ये दोनों शब्द ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। तो ग्रीक भाषा में जो पहला शब्द बैलनो है इसका मतलब होता है एकॉर्न और दूसरा जो शब्द है ग्लासस इसका मतलब होता है टंग। टंग मतलब क्या होता है, जीव। तो आप अगर बैलनोग्लासस को देखें तो इसका प्रोबोसिस और कॉलर और इसके ट्रंक वाला थोड़ा पार्ट अगर तीनों मिला करके एक साथ देखें तो कुछ यह जीव की तरह से दिख रहा है, बैल की जीव की तरह से, टंग की तरह से, तो इसलिए इसको टंग वर्म भी कहते हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, बैलनोग्लासस दो ग्रीक भाषा के शब्दों से बना हुआ है, एक बैलनो और दूसरा ग्लासस। बैलनो मीन्स क्या होता है, एकॉर्न। एकॉर्न क्या है, तो ओक वृक्ष का फल है और इसका प्रोबोसिस एकॉर्न की तरह से दिखता है, इसलिए इसको एकॉर्न वर्म भी कहते हैं। बाकी जो दूसरा शब्द ग्लासस है, तो ग्रीक भाषा में ग्लासस शब्द का अर्थ होता है टंग। टंग का मतलब क्या होता है, जीव। अगर इसका आप प्रोबोसिस के साथ कॉलर और इसके ट्रंक वाले भाग का थोड़ा सा पार्ट लेकर के देखें तो दिखेगा जैसे जीव की तरह से, बैल की जीव की तरह से है, इसलिए इसको टंग वर्म भी कहते हैं। तो आप इसके नाम को समझ गए। अब चलिए इसका देख लेते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन। सिस्टमैटिक पोजीशन में क्या है, तो इसका फाइलम कार्डेटा है जो पुराने क्लासिफिकेशन के हिसाब से, बाकी अब नए क्लासिफिकेशन में इसे कार्डेटा में नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर अभी आपके सिलेबस में दिया गया है जिस हिसाब से, उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। तो इसका जो फाइलम है वो कार्डेटा है, सब फाइलम हेमिकार्डेटा है जो आप अच्छे से जानते हैं। अगर इसके पहले आप सारे वीडियो देखे होंगे तो ये सारी चीजें आपको जरूर याद होंगी। और इसका जो क्लास है वो इंट्रोप्न्यूस्टा है और इसका जीनस बैलनोग्लासस है। तो इस तरह से बहुत ही आसान है, आपसे याद कर सकते हैं। फाइलम कार्डेटा है, सब फाइलम हेमिकार्डेटा, क्लास इंट्रोप्न्यूस्टा है और जीनस इसका बैलनोग्लासस है। और किसी खास स्पीशीज के बारे में आपको नहीं पढ़ने के लिए कहा गया है, बैलनोग्लासस को पढ़ने के लिए कहा गया है, तो आपको बैलनोग्लासस ही पढ़ना है, यहाँ पर किसी स्पीशीज को नहीं दिखाना है। अब चलिए इसका देख लेते हैं हैबिट एंड हैबिटेट। तो दोस्तों इसके हैबिट और हैबिटेट को पहले चित्र के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो देखिए जो बैलनोग्लासस होता है ये मैरीन वाटर में पाया जाता है और समुद्र के किनारे छिछले जल में रहता है। छिछले जल में रहने के अलावा यह जमीन में बरो बनाकर भी रहता है। जो समुद्र के किनारे का सैंडी बॉटम होता है या सैंडी एरिया होता है किनारे का, उस किनारे वाले रीजन में यह बरो बना करके रहता है। बरो क्या चीज है, तो माद। बरो का मतलब क्या होता है, माद या मान जिसे कहते हैं। जैसे चूहा अपनी मान बना करके बिल में रहता है, या फिर केचुआ को आप देखे हैं जमीन में बिल बना करके रहता है। उसी तरह से यह बैलनोग्लासस भी समुद्र के किनारे जो रेतीली एरिया होती है, रेतीली मिट्टी होती है या बलुई मिट्टी होती है, उसी के अंदर इस तरह का एक बरो बनाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये बरो बनाया हुआ है और बरो दोनों तरफ से ओपन होती है, यानी कि चाहे जिस तरफ से भी ये निकल सकता है। साथ में इसके बरो में एक ब्रांचिंग भी होती है, एक दो ब्रांचिंग बना सकता है, तो इसको साइड ब्रांचिंग ओपनिंग भी कहते हैं। और जो इसका एक तरफ ओपनिंग होती है उस तरफ ये अपने फीकल मटेरियल को, यानी जो अपना फीकल मटेरियल निकालता है उसी का ऐसे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बना करके ऊंचा तक ले जाता
जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ इसकी कॉइल्ड स्ट्रक्चर भी फीकल मटेरियल की बनी हुई है। जैसे आप केचुए का देखे होंगे, केचुआ जब बिल बनाता है तो अंदर की मिट्टी ला करके ऊपर इस तरह से कॉइल करके बनाता है, इतना ऊंचा ऊंचा बना देता है। केचुआ इस तरह की जो कॉइल स्ट्रक्चर बनाता है उसको कास्टिंग ऑफ अर्थवर्म कहते हैं। यानी केचुए का जो कास्टिंग है उसका फीकल मटेरियल है वही कॉइल के रूप में ऊपर दिखता है। कभी कभी तो आप लोग उसे पैर से गिराए भी होंगे, बचपन में हम लोग ऐसा देख करके पूरा पैर से गिराते थे। काफी नरम होता है, एक बार पैर से ऐसे करने पर पूरा सम हो जाता है। कभी कभी तो आप देखे होंगे तुरंत गीली मिट्टी आपके सामने ही नीचे से ला करके ऊपर गोला करके यानी कॉइल स्ट्रक्चर में बना रहा होता है। और हम लोग तो कभी कभी इसकी गीली मिट्टी को ला करके खिलौना भी बनाए हैं। तो इस तरह से आप भी कभी ना कभी केचुए का इस तरह से कॉइल स्ट्रक्चर यानी कि कास्टिंग ऑफ अर्थवर्म जरूर देखे होंगे। तो उसी तरह से यह बैलनोग्लासस भी ऐसे कॉइल स्ट्रक्चर बनाता है और आप देख रहे हैं अपनी माद के अंदर ये बैलनोग्लासस पड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं इसका हैबिट एंड हैबिटेट में आप लिखेंगे कैसे। तो देखिए क्या लिखेंगे, बैलनोग्लासस इज बरोविंग एंड मैरीन एनिमल। यानी कि बैलनोग्लासस जो है वो बरोविंग है, बरोविंग का मतलब बरो बना करके इस तरह से रहता है, और मैरीन एनिमल है यानी कि समुद्री जल में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन शैलो वाटर, मतलब बहुत ही गहरे जल में समुद्र के अंदर नहीं पाया जाता है। किनारे वाली एरिया में जो छिछला जल है यानी कि शैलो वाटर है उसी के अंदर पाया जाता है। बैलनोग्लासस इज वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि पूरे विश्व भर में बैलनोग्लासस पाया जाता है, जिसको कॉस्मोपॉलिटन भी कहते हैं, जिसका मतलब है सर्वव्यापी या फिर विश्वव्यापी। मतलब पूरे विश्व भर में इसकी स्पीसीज पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक निश्चित सागर में इसकी स्पीसीज या किसी निश्चित एरिया में इसकी स्पीसीज पाई जाती है, बल्कि पूरे विश्व भर में यह पाए जाते हैं, जिसको कॉस्मोपॉलिटन भी कहते हैं, जिसका मतलब सर्वव्यापी होता है। आगे है 20 स्पीसीज रिपोर्टेड इन बैलनोग्लासस। बैलनोग्लासस के अंदर 20 स्पीसीज की खोज हो चुकी है। बैलनोग्लासस इज लिविंग इन यू शेप्ड बरो इन द सैंडी बॉटम, यानी कि यह यू शेप्ड बरो में रहता है। आप देख रहे हैं इसका बरो जो है यानी इसकी जो माद है वह यू शेप्ड की है और इसी में यह रहता है। इन सैंडी बॉटम का मतलब जो सैंडी बॉटम होता है, रेतीली जो जमीन होती है, नीचे की सतह होती है समुद्र के नीचे, उसी एरिया में जो यह अपनी बरो को बनाता है। आगे है द बरो आर ओपन एट बोथ एंड्स, यानी जो बरो है यह दोनों सिरों पर ओपन होती है, इधर भी खुली होती है इधर भी खुली होती है। जैसे चूहे का बिल आप देखें दोनों तरफ, दोनों क्या 3-4 तरफ वो अपनी ओपनिंग बनाए रहता है। आप सोचेंगे कि एक तरफ पानी डालें इधर ही निकलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। एक तरफ से आप पानी डालते 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 ही रह जाते हैं, वो दूसरी तरफ से निकल करके फुर हो जाता है, यानी कि निकल करके भाग जाता है और आप पता भी नहीं पाते हैं। उसी तरह से ये जो बैलनोग्लासस है ये भी अपनी ओपनिंग दोनों तरफ रखता है, यानी इधर से अगर कोई रिस्क है तो इधर से निकल जाएगा या इधर से कोई रिस्क है तो इधर निकल जाएगा। दोनों तरफ यह अपनी ओपनिंग को बरकरार रखता है। साथ ही साथ एक तरफ यह साइड ब्रांच भी बनाता है कि अगर दोनों ओपनिंग के ऊपर कोई रिस्क है तो यह तीसरी यानी कि साइड ब्रांच से भी निकल जाता है। तो इस प्रकार से यह दोनों तरफ ओपनिंग रखता है। देयर नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर आर स्पाइरल कॉइल्स, यानी जो इसका नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर आप देख रहे हैं स्पाइरल है, इस तरह का स्पाइरल है। कॉइल्स, कॉइल्स का मतलब कि ऐसे मुड़ा हुआ, ऐसे कॉइलिंग किया हुआ, जैसे स्प्रिंग आप देखें स्प्रिंग की कॉइलिंग होती है, उसी तरह से इसके फीकल मटेरियल की भी कॉइलिंग होती है। यह कैसा दिखता है तो लाइक द कास्टिंग ऑफ अर्थवर्म, जिस तरह से केचुए अपनी मिट्टी निकालते हैं उसी तरह से यह भी अपनी मिट्टी निकालता है, यानी कि वैसे ही यह दिखता है। कास्टिंग ऑफ अर्थवर्म का मतलब जो केचुए अपना फीकल मटेरियल निकालते हैं उसी को कास्टिंग ऑफ अर्थवर्म कहते हैं। आगे है मॉर्फोलॉजी, यानी कि इसके स्ट्रक्चर क्या है। तो इसकी स्ट्रक्चर में लिखना क्या रहेगा, इसका शेप साइज कलरेशन क्या है, वो तो कैसे लिखना है अभी हम बता रहे हैं। पहले फिगर के माध्यम से इसका शेप साइज कलरेशन समझ लीजिए, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर समझ लीजिए। तो देखिए जो इसका शेप होता है आप देख रहे हैं इलांगेटेड है, फिगर में ही देखने पे पता चल जा रहा है कि इलांगेटेड यानी कि लंबा है, और सिलेंड्रिकल है यानी कि सिलेंडर जैसा है। तो यह इसका क्या हो गया, शेप हो गया। बाकी इसकी जो साइज होती है यहाँ पर दिखाया गया है 10 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक यह लंबा होता है। बाकी कई स्पीसीज ऐसी होती हैं जो 1 मीटर से भी ज्यादा लंबी होती है, तो यह स्पेशल किसी एक आध स्पीसीज के लिए है। बाकी इसका जो एवरेज लेंथ होती है वह 10 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक ही होती है। 10 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। तो शेप क्या हो गया और साइज क्या हो गई ये आप समझ गए। अब बात आ गई कलर की, तो यह जो है म्यूकस की वजह से कभी कभी चमकीला दिखता है। इसके
ऊपर बहुत सारे म्यूकस लगे होते हैं, यानी चिपचिपे पदार्थ लगे होते हैं। जैसे केचुए के ऊपर चिपचिपे पदार्थ लगे होंगे, केचुआ को आप किसी भी सीजन में छू देंगे तो आपका हाथ गीला हो जाएगा। तो उसी तरह से इसके बॉडी के ऊपर भी म्यूकस लगे होते हैं। इस म्यूकस की वजह से अगर ये लाइट के कांटेक्ट में आता है तो ये चमकता है और यह चमकीला दिखता है। बाकी अगर नॉर्मली इसको अगर देखें तो यह रेडिश कलर में होता है, यानी कि हल्का रेड कलर में, जिसे ललछऊ कलर बोलते हैं। तो इस कलर में यह बेलनो ग्लासेस दिखता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसको प्रोबोसिस कहते हैं, और इसके नीचे वाले पार्ट को कॉलर कहते हैं, यानी प्रोबोसिस के नीचे बीच में जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, कॉलर कहेंगे। और इसके नीचे वाला जो लंबा वाला पार्ट है इसको ट्रंक बोलते हैं। सबसे ऊपर इसका जो इंटीरियर एंड है इसे प्रोबोसिस कहेंगे। इंटीरियर एंड के पीछे जस्ट पीछे वाले भाग को कॉलर कहेंगे, और कॉलर के पीछे वाले लंबे भाग को ट्रंक बोलेंगे। यानी कि प्रोबोसिस और ट्रंक के बीच में क्या है, कॉलर है। और जहां पर प्रोबोसिस और कॉलर जुड़ते हैं वहां पर कॉलर एक कीप की तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है, धंसी हुई संरचना बना लेता है, जिसको कॉलरेट कहते हैं। और अब इसके ट्रंक वाले भाग में कुछ विशेष स्ट्रक्चर होती हैं, उन्हें समझिए। यह देखिए क्या है, ब्रेंकियल रीजन है। ब्रेंकियल रीजन का मतलब इस रीजन से यह सांस लेने का काम करता है। और इसके नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पोर बनाए गए हैं, इसको गिल पोर कहते हैं, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों तरफ इस तरह से फ्लैट यानी कि चपटी पंख की तरह से संरचना दिख रही है, जिसको बोलते हैं डॉर्सली कर्व्ड जेनाइटल विंग्स बोलते हैं। डॉर्सली का मतलब इसके पृष्ठ भाग में, इसके पीछे वाले भाग में, और कर्व का मतलब थोड़ा सा झुका हुआ, नीचे की तरफ थोड़ा झुका हुआ, और जेनाइटल का मतलब रिप्रोडक्शन से संबंधित, क्योंकि इन्हीं पंखों के पास जेनाइटल पोर होते हैं जहां से स्पर्म और ओवम निकलते हैं। अगर मेल है तो स्पर्म निकलेगा, फीमेल है तो ओवम निकलेगा। और विंग्स का मतलब पंख, यानी कि इसके पृष्ठ भाग में मुड़े हुए जेनाइटल विंग्स हैं, जेनाइटल पंख हैं। तो ये बात आप समझ गए। अब इसके पीछे वाले रीजन में जाएंगे तो मिड डार्सल रिज मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा उभार मिलेगा। यह उभार इस वजह से है क्योंकि इसी रीजन में कुछ नर्व्स और कुछ वेसल्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उभरा हुआ भाग दिखता है, जिसको मिड डार्सल रिज कहते हैं। इसके पीछे वाले भाग को हिपैटिक सीका बोलते हैं। हिपैटिक सीका का मतलब यह है कि इसका डाइजेस्टिव पार्ट अंदर से फूला हुआ यानी थैलेनुमा संरचना बना लेता है, जिस वजह से इसे हिपैटिक सीका कहते हैं। और उसके नीचे इसका हिपैटिक रीजन है, यानी कि इस वाले एरिया में इसका लीवर पाया जाता है। और जब इसके पीछे जाएंगे तो इसका पोस्ट हिपैटिक रीजन है, यानी लीवर के बाद वाली एरिया है। और सबसे लास्ट में इसका एनस है। तो इसकी बॉडी में क्या क्या स्ट्रक्चर होती है ये बातें आप समझ गए, लेकिन इसे एग्जाम में आप लिखेंगे कैसे, क्योंकि आपको लिखना सबसे जरूरी है। तो देखिए इसमें आप हेडिंग डाल देंगे मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहते हैं। बाकी आगे आएगा एनाटमी। एनाटमी को इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो पहले आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा, बाहर से क्या संरचना है, फिर इसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर की बात आएगी। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम सब हम बारी बारी से आपको बताएंगे। तो चलिए पहले इसका मार्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अब इसमें जो मार्फोलॉजी, इसमें 3 हेडिंग आपको बनाना पड़ेगा, तीनों एक ही बार में आप दिखा देंगे पैराग्राफ बदल बदल करके। तो शेप, साइज एंड कलरेशन, शेप लिखकर पैराग्राफ चेंज कर देंगे, साइज लिखकर पैराग्राफ चेंज कर देंगे, और फिर कलरेशन लिख करके खत्म हो ही जाएगा। यहां पर हमने बार बार पैराग्राफ चेंज नहीं किया है क्योंकि बोर्ड पे एडजस्ट करने में जगह नहीं मिलता है। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या लिखेंगे। शेप पहले दिखाएंगे तो क्या है, द बॉडी ऑफ बेलनो ग्लासेस इज सॉफ्ट, मतलब इनकी बॉडी काफी सॉफ्ट होती है, नरम होती है। जैसे आप केचुए की बॉडी को देखेंगे तो काफी सॉफ्ट है, आपके हाथ में टच हो जाता है तो एकदम गीला जैसा लगता है, काफी सॉफ्ट होती है। तो इसी तरह से इसकी भी बॉडी काफी सॉफ्ट होती है। इलांगेटेड का मतलब देख रहे हैं आप, एकदम लंबा है। इलांगेटेड का मतलब क्या, लंबा है। सिलेंड्रिकल का मतलब क्या है, सिलेंडर जैसा दिख रहा है, बेलन जैसा दिख रहा है, तो सिलेंड्रिकल है। और इसके बाद फिर है एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब कि इसकी बॉडी को अगर बीचों बीच फाड़ देंगे तो 2 बराबर पार्ट में बंट जाएगा, तो इसको कहेंगे बाइलेटरली सिमेट्रिकल। कई बार इसके पहले भी यह बात मैं बता चुका हूं। आगे है बेलनो ग्लासेस रिचली सिलिएटेड, यानी कि
ये इसकी जो बॉडी होती है रिचली सिलिएटेड होती है, इसकी बॉडी पर बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं, तो इसको रिचली सिलिएटेड कहते हैं। एंड कवर्ड विथ म्यूकस, और इसकी बॉडी म्यूकस से भी कवर्ड होती है, तमाम सीलिया भी इसकी बॉडी पर पाए जाते हैं, छोटे छोटे रुएं जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको सीलिया कहते हैं, और इसकी बॉडी म्यूकस से भी कवर्ड होती है। म्यूकस का मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको म्यूकस कहते हैं। आप छुएंगे तो आपके हाथ में लग जाएगा, फिर ऐसे लेकर के करेंगे तो आपके हाथ में भी ऐसे चिपचिपा दिखेगा, चिप चिप करेगा, उसको म्यूकस बोलते हैं, जो इसकी बॉडी के द्वारा ही सीक्रेट किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं। आगे है, तो ये हो गया इसका शेप। आगे है साइज। द लेंथ ऑफ एनिमल वेरीज फ्रॉम 10 से 50 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो साइज होती है वो वेरीज करती है, 10 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक होती है इसकी साइज। यह स्पीसीज पर निर्भर करता है, कोई स्पीसीज 10 सेंटीमीटर की होती है, कोई 50 तक पहुंच जाती है। बाकी हमने आपको बताया कि कई इसकी स्पीसीज हैं जो 1 मीटर से भी लंबी होती है। अकॉर्डिंग टू स्पीसीज, यानी जो आप इस साइज देख रहे हैं 10 से 50 सेंटीमीटर, यह स्पीसीज के हिसाब से है, अलग अलग स्पीसीज अलग अलग साइज में होती है। सेवरल स्पीसीज आर ल्यूमिनिसेंट ड्यू टू म्यूकस, इसकी कुछ स्पीसीज जो होती हैं वह म्यूकस की वजह से ल्यूमिनिसेंट दिखती हैं। ल्यूमिनिसेंट का मतलब कि चमकदार होती हैं, म्यूकस की वजह से, ड्यू टू म्यूकस, म्यूकस की वजह से इसकी कुछ स्पीसीज चमकदार दिखती हैं। मोस्ट फॉर्म्स आर रेडिश, लेकिन अधिकांशतः इसकी जो स्पीसीज होती हैं वो रेडिश यानी कि हल्के लाल कलर में, जिसे ललछाऊ कलर कहते हैं, तो रेड कलर में यह दिखती है। आगे फिर आप हेडिंग डाल देंगे बॉडी डिवीजन, यानी जैसे शेप, साइज एंड कलरेशन था तो ये तीनों चीजें आप दिखा दिए, अब बॉडी डिवीजन दिखाना पड़ेगा, यानी कि इसकी बॉडी 3 पार्ट में बटी होती है, चीजें दिखाना पड़ेगा। तो बॉडी डिवीजन हेडिंग डाल के लिख देंगे बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, इनकी जो बॉडी होती है, बैलनोग्लासेस की जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। तो तीनों पार्ट का नाम क्या है? प्रोबोसिस, इसके बाद कॉलर, इसके बाद ट्रंक, यानी तीनों पार्ट आप देख रहे हैं। सबसे ऊपर क्या है? प्रोबोसिस है, उसके नीचे कॉलर है, और सबसे नीचे बड़ा वाला जो भाग है उसको क्या बोलेंगे? ट्रंक। ट्रंक का मतलब होता है धड़। किसी भी प्राणी की जो मेन बॉडी होती है उसे ट्रंक बोलते हैं। प्राणी ही नहीं, कोई भी वस्तु हो उसकी जो मेन बॉडी होती है उसको ट्रंक बोलते हैं। बाकी बायोलॉजी की भाषा में जो ट्रंक है उसे हिंदी में धड़ बोलते हैं। जैसे हमारा ये ऊपर से गले के ऊपर का भाग तो हेड हो गया, नीचे तो लेग हो गया, बाकी जो हमारी मेन बॉडी है इसको क्या बोलेंगे? ट्रंक, यानी कि धड़। तो उसी तरह से इसकी भी बॉडी में ये जो पूरा पोर्शन है लंबा वाला, इसको क्या बोलेंगे? धड़ बोलेंगे। तो अब तीनों में आप हेडिंग डाल देंगे प्रोबोसिस। अभी अगर हमारे पास जगह होती तो ये तीनों प्रोबोसिस, कॉलर और फिर ट्रंक, तीनों चीज दिखाने के बाद हम दिखाते, एक एक हेडिंग डालते, लेकिन अब जगह ना होने की वजह से हम डायरेक्ट हेडिंग डाल दिए हैं, लेकिन इस बात को आप एडजस्ट करिएगा। आगे है, देखिए इसमें क्या लिखेंगे प्रोबोसिस में? द प्रोबोसिस फॉर्म इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी जो प्रोबोसिस है यह सबसे अगला भाग होता है इसके शरीर का। एंड इज राउंडेड और कोनिकल इन शेप, आप देख रहे हैं यह राउंडेड है, इस तरह का राउंडेड है, और कोनिकल का मतलब कोन जैसा है, शंकु जैसा दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे राउंडेड और कोनिकल शेप। आगे है प्रोबोसिस समव्हाट लुक लाइक एकॉर्न, यानी जो प्रोबोसिस है वह कुछ कुछ एकॉर्न की तरह से दिखता है। समव्हाट का मतलब कुछ कुछ, और लुक लाइक मतलब जैसा दिखता है, और कैसा दिखता है? तो एकॉर्न जैसा दिखता है। इन ईट्स कैप, यानी कि कब एकॉर्न जैसा दिखता है? जब एकॉर्न के ऊपर कैप रहे, उसका छिलका रहे। एकॉर्न एक फल है, मैंने अभी आपको बताया है कि एकॉर्न क्या है? एक फल है, ओक वृक्ष का फल है, और अगर इस पे कैप रहे तो एकदम ये जो इसकी प्रोबोसिस है एकदम इसी एकॉर्न की तरह से दिखती है, यानी कि इसके फल की तरह से दिखता है, जिसकी वजह से इसे एकॉर्न वर्म भी कहते हैं। तो इसी बात को कहा गया है दैट इज व्हाई, जिसकी वजह से इज कॉमनली नोन एज एकॉर्न वर्म, इसे एकॉर्न वर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोबोसिस है वो एकॉर्न की तरह से दिखता है। तो आप समझ गए हैं। अब दूसरी हेडिंग डाल देंगे कॉलर। कॉलर इसके पीछे वाला, ये वाला जो भाग इसको आप देख रहे हैं, तो कॉलर में लिख देंगे द कॉलर इज फाउंड पोस्टेरियर टू द प्रोबोसिस एंड इंटीरियर टू द ट्रंक, यानी जो कॉलर है वह प्रोबोसिस के पोस्टेरियर मतलब पीछे, और ट्रंक के इंटीरियर मतलब आगे पाई जाती है। तो कुल मिलाकर आप यह समझ जाइए कि कॉलर जो है वो प्रोबोसिस के पीछे और ट्रंक के आगे पाई जाती है, यानी कि दोनों के बीच में यह भाग पाया जाता है। कौन सा भाग पाया जाता है? तो कॉलर
वाला भाग पाया जाता है। आगे, इट इज शॉर्टर देन प्रोबोसिस, यह प्रोबोसिस से छोटा तो होता ही है, एंड ट्रंक, और ट्रंक से तो काफी छोटा है, तो यह प्रोबोसिस से भी छोटा है और ट्रंक से भी छोटा है। फिगर बनाने में लगभग बराबर बन गया है, तो इससे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको यह बात जरूर समझना है कि जो आगे वाला प्रोबोसिस है, कॉलर उससे छोटा होता है, प्रोबोसिस से जो कॉलर वाला पोर्शन होता है वो छोटा होता है। आप थोड़ा सा इसे और ऊंचा ऐसे यहां तक बना लेंगे तो छोटा हो जाएगा, बाकी वैसे भी थोड़ा छोटा है, थोड़ा और छोटा बना लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हेडिंग डाल देंगे ट्रंक, ट्रंक का मतलब धड़, इसकी जो मेन बॉडी है। इसमें लिख देंगे द ट्रंक इज इलांगेटेड, यानी जो ट्रंक होता है यह लंबा है, इलांगेटेड है। पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, यह बॉडी का पीछे वाला पोर्शन है, यानी कि पीछे वाला भाग है। द ट्रंक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अब देखिए ट्रंक भी 3 भाग में डिवाइड है, इसकी पूरी बॉडी तो 3 भाग में डिवाइड है, ये है, केवल ट्रंक भी 3 पार्ट में डिवाइड है। अब कौन कौन पार्ट है, तो जो सबसे आगे वाला पोर्शन है उसको कहते हैं ब्रेंकियल रीजन, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्रेंकियल रीजन, यानी जहां से इसके सांस लेने वाला काम होता है। और दूसरा है हिपैटिक रीजन, यानी जहां पर पाचन से संबंधित काम होता है। और सबसे आखिरी पार्ट होता है एब्डोमिनल रीजन, यानी इसके पेट वाला पोर्शन, पीछे वाला सबसे पीछे का भाग है वह एब्डोमिनल रीजन है। इसे काउडल रीजन भी कह सकते हैं, यानी कि पूंछ वाला भाग। तो 3 पार्ट में इसका ट्रंक डिवाइड है। ट्रंक हैज मिड डार्सल एंड मिड वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व एंड ब्लड वेसल्स, यानी जो इसका ट्रंक है, इसका जो धड़ है, इसमें मिड डार्सल एंड मिड वेंट्रल, यानी मध्य भाग में डार्सल और वेंट्रल, यानी कि पीछे भी और आगे भी दोनों तरफ नर्व और ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इसकी वजह से इसमें उभार बन जाता है, इसे मिड डॉर्सल रिज भी कहते हैं। इस वाले रीजन में इसमें नर्व पाई जाती है और ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं पूरी बॉडी में, जैसे हम लोगों की तरह से ब्लड वेसल्स नहीं होती है, लेकिन कुछ खास इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि इसमें ब्लड सर्कुलेशन ओपन टाइप का होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अच्छे से बातें आपको समझाया हुआ है। तो इतनी सारी स्ट्रक्चर इसकी बॉडी में पाई जाती हैं, बाकी फिगर के हिसाब से मैंने सारी चीजें आपको पहले ही समझा दिया है। तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, और आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।